हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में हमारे बी फॉर्म के फोर्थ ईयर के 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट के सब्जेक्ट बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथडोलॉजी, जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP8001T है, उसके यूनिट 2 के चैप्टर 2 प्रोबेबिलिटी में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और इसके थ्रू कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट 2 के चैप्टर 2 प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी क्या होती है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। उसके बाद में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के क्या बेनिफिट्स हैं उसको देखा था, इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में बात किया था। उसके बाद में हम लोगों ने इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस को देखा और उसके फार्मूले के बारे में बात की और उसके थ्रू काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया है। तो वो वीडियो आपसे मिस हो गए हैं तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो कुछ भी स्टडी किया है उन सब के जो वीडियो लिंक हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए आज हम लोग जो चैप्टर 2 है प्रोबेबिलिटी, उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है, बाई का मतलब होता है दो। तो अगर कोई हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं और उसमें अगर जो आउटकम है वो केवल दो तरीके से ही आ सकते हैं, या हम जो चाहते हैं वो हो या हम जो चाहते हैं वो अगर नहीं होता है, तो इस प्रकार का अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर कोई क्वाइन है और उसको टॉस किया जाता है और अगर मैं हेड चाहता हूं तो उस कंडीशन में वो क्वाइन जितनी बार भी टॉस किया जाए तो उस कंडीशन में या तो हेड आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक प्रकार का डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है और इसको अगर हमें ऑब्टेन करना होता है तो उस कंडीशन में इसको कब ऑब्टेन किया जा सकता है कि जो प्रोबेबिलिटी P ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज सेम इन ऑल ट्रायल। अगर हमारे इवेंट जो है उसमें हमारा जो चाहते हैं हम जो भी हैपनिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी P अगर हर एक ट्रायल में सेम है तो उस कंडीशन में हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, देयर आर ओनली 2 इवेंट इन ईच ट्रायल। तो हमारे हर एक ट्रायल में केवल अगर 2 ही इवेंट हैं, मीन्स जो हम चाहते हैं वो हो या न हो, अगर केवल 2 ही वहाँ पे इवेंट हो सकते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो आइए अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड ए नंबर ऑफ टाइम मस्ट रिमेन सेम इन ईच टॉस, दैट इज 1/2। तो अगर हम लोग कोई एक कॉइन है और उसको कितने भी नंबर बार हम लोग उसको कितनी भी बार टॉस करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे हेड के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें हर बार यहाँ पे सेम ही देखने को मिलेगी, जो कि 1/2 होगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे सिंपली बात करता हूँ तो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे है, ये है नंबर ऑफ जो है फेवरेबल जो है इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो अगर मैं कोई एक क्वाइन को टॉस करता हूं और उस कंडीशन में अगर मैं हेड के आने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू, तो हेड जो है एक ही यहाँ पे तरीके से आ सकता है तो उस कंडीशन में ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टोटल हमारे क्या क्या इवेंट यहाँ पे हो सकते हैं, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कोई एक पासा है और उसको थ्रो करता हूं तो उस कंडीशन में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो अगर ऊपर 6 आएगा तो ही मैं यहाँ पे हमारा सक्सेस होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा इवेंट है वो केवल एक है और उसके साथ में अगर मैं टोटल इवेंट को देखूं तो या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो जो टोटल हमारे इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा
और अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो अगर हम ये बात करते हैं कि कोई अगर पासा मैं थ्रो करता हूँ तो उसमें अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर कोई भी मैं जो पासा है वो थ्रो करूँगा तो उस कंडीशन में अगर जो हमारा यहाँ पे इवन नंबर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा तो उस पे जो पासा है उसमें हमारा इवन क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 अगर आता है तो उस कंडीशन में ये हमारे लिए सक्सेस है। और टोटल क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। तो इस तरीके से ये हमारे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट नंबर इज, ये कितना है, 2 4 6, ये हमारे 3 इवेंट हो गए जो कि हमारे फेवरेबल इवेंट है। और टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट है वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा 1/2 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे गेटिंग द जो इवन नंबर इज 1/2, और ये हर एक ट्रायल में हमें सेम देखने को मिलेगा। और अगर इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग यहाँ पे उसके लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको किसने डिस्कवर किया था, तो हमारे एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जेम्स बर्नौली। उनके द्वारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पहली बार डिस्कवर किया गया था, और इसी लिए हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन को, बायनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से आएगा तब भी आपको सेम ही चीज़ लिखना है, और अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से आएगा तब भी आपको सेम ही जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें हमारे जितने भी जो रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं, हर एक ट्रायल को हम लोग बर्नौली ट्रायल के नाम से यहाँ पे सिंपली इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर कोई कॉइन है और उसको मैं कितनी भी बार टॉस करता हूँ तो हर एक बार जब मैं उसको टॉस करता हूँ तो वो एक ट्रायल कहलाता है, और उसी को हम लोग बर्नौली ट्रायल के नाम से इंडिकेट करते हैं। या कोई अगर पासा है उसको मैं फेंकता हूँ तो जितनी बार भी मैं उसको फेंकता हूँ तो वो एक ट्रायल कहलाएगा, और उसको हम लोग बर्नौली ट्रायल के नाम से इंडिकेट करते हैं जब हम लोग यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको जो है स्टडी करते हैं। तो आई थिंक सो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, इफ़ वी परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एन बर्नौलीज ट्रायल, तो अगर हम लोग कोई भी हमारा कोई एक्टिविटी है, कोई इवेंट है, और उसमें जो ट्रायल्स हैं वो एन नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और हर एक जो ट्रायल है उसमें यहाँ पे जो हमारा P है वो क्या है, P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है, और Q क्या है, Q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है। तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है, उन दोनों का जो जोड़ है वो हमारा 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होता है। ये हमारा इसका सिंपल एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इज इक्वल टू 1 इन एवरी बर्नौली ट्रायल। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे अगेन बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ कि ये जो हमारा है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज़ 1/2, एंड यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड इट इज़ ऑल्सो 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 अगर मैं कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये अगर सक्सेस है तो ये अगर P है, और ये जो फेल्योर है वो अगर Q है, तो इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ये बात करता हूँ कि यहाँ पे ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 अगर 1/6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 क्या हो जाएगा। अब अगर 6 नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो इसमें क्या क्या आ सकता है। अगर 1 आ गया तो भी 6 नहीं आया है, फेल है। 2 3 4 और 5 अगर आता है तो उस कंडीशन में ये फेल है। और टोटल नंबर ऑफ ये जो इवेंट है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 अगर मैं कोई पासा फेंक रहा हूँ तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 5/6 हो गया। अब ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। अगर इसको मैं ये जो है इसको अगर P मान लेता हूँ और इसको अगर मैं Q है, तो उस कंडीशन में P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होना चाहिए एज पर द
बर्नौली जो डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए इन दोनों को कर लेते हैं। तो यहाँ पे p कितना है 1/6 है, ये हमारा 1/6 हो गया। और ये क्या है, ये है हमारा जो q है वो क्या है 5/6 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6/6 हो जाएगा, दैट इज द 1 अगेन। ये हमारा इस तरीके से जो एज पर द जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल्योर इज ऑलवेज 1। और अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन ए सीरीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल इज गिवन बाई पी आर इज इक्वल टू एन सी आर p की पावर r q की पावर n माइनस r। यहाँ पे n हमारे नंबर ऑफ जो ट्रायल है वो यहाँ पे है, r हमारा जो यहाँ पे है नंबर ऑफ सक्सेस है वो यहाँ पे है, और p यहाँ पे क्या है, या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और q क्या है, ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है। तो इस तरीके से अगर हम कोई क्वाइन को अगर टॉस करते हैं, अगर 10 बार मैं टॉस कर रहा हूं और हेड मेरे लिए सक्सेस है, तो 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो उस कंडीशन में मैंने 10 बार जो क्वाइन है उसको टॉस किया तो n 10 हो जाएगा। हमारे लिए जो सक्सेस है वो क्या है, ये है 4 बार हेड आना, हमारे लिए सिंपली सक्सेस है तो r 4 हो जाएगा। तो और ये जो हमारा p है वो क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, पी आर इज इक्वल टू एन सी आर p की पावर r q की पावर n माइनस r। और आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब आपको इसका कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। और यहाँ पे r क्या है, r इज 0 1 2 3 4। हम लोग जो कितनी बार सक्सेस हो रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे r है। और आगे जब हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो NCR जो है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो NCR का मतलब होता है n इज टू अपॉन r इज टू n माइनस r इज टू। और इज टू जब प्लेस होता है तो इसका क्या मतलब होता है, अगर हम लोग n इज टू को देखें तो ये क्या है, ये होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 1। या अगर सिंपली हम लोग 5:2 के बारे में बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर यहाँ पे ये 4 होता तो क्या होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर यहाँ पे 6:2 के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है 6 गुणे 5 गुणे 4 हाँ इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से ये हमारा है। और यहाँ पे ये जो फार्मूला है उसको यूज करके NCR को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और P और Q को कैलकुलेट करके और इसकी जो पावर है उसको कैलकुलेट करके हम लोग टोटल जो भी हमारे सक्सेस हैं उसके जो कितनी बार वो सक्सेस हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे सिंपली इस फार्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा, पी आर इज इक्वल टू NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। आगे हम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको ये फार्मूला और अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के क्या क्या फार्मूले हैं। तो जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन का फार्मूला हमारा होता है, इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये n और p का मल्टीप्लाई होता है, n इंटू पी इज कॉल्ड द मीन। इसको याद रखिएगा, आगे हम लोग क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे। अगर वेरिएंस को देखें तो जो हमारा है वेरिएंस वो क्या होता है, दैट इज द ये हमारा रो स्क्वायर, और इसको हम लोग n इंटू पी इंटू क्यू ये के इक्वल होता है। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन को देखें तो स्टैंडर्ड जो डिवीजन है SD है वो बेसिकली अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, अंडर रूट ऑफ ये है हमारा वो सिग्मा स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे वो सिग्मा जो वेरिएंस है वो क्या है NPQ है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा अंडर रूट NPQ यहाँ पे हो जाएगा। तो इन सारे फार्मूलों को अच्छे से याद रखिएगा। अगर कोई आपसे ये पूछता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, तो मीन इज इक्वल टू n इंटू पी। अगर वेरिएंस पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू NPQ, और स्टैंडर्ड डिवीजन इसका अंडर रूट NPQ है। तो इसको हम लोग आगे जो है यूज़ करेंगे। फार्मूले जितने भी हैं फार्मूले उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
उनको देख लेते हैं। एग्जाम में ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी सबसे पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये हमारे कोई भी जो इवेंट है या हम लोग कोई भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन द पैरामीटर पी क्यू एंड एन। तो हमारा जो एन पी और क्यू है उसके ऊपर बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका कैलकुलेशन बेसिकली डिपेंड करता है। उसके बाद में अगर हम लोग अगला यहाँ पे बात करते हैं तो क्या है, द पैरामीटर एन इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीगर। तो जो हमारा यहाँ पे n है वो हमेशा इसमें एक पॉजिटिव जो इंटीगर वो होता है, मीन्स यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और होल वैल्यू होती है। मतलब हम अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, मतलब हम उसको पॉजिटिव और होल नंबर में करेंगे। ऐसा नहीं है कि आधे बार हमने या मतलब 1.5 बार हमने टॉस किया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक हमारा जो पॉजिटिव इंटीगर है वो यहाँ पे होता है n की वैल्यू। उसके बाद में अगर हम लोग इसके स्टैटिस्टिकल जो पैरामीटर्स हैं उसको देखें तो उसमें हम लोग इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन n इंटू पी होता है, वेरिएंस एन पी क्यू होता है और स्टैंडर्ड जो डिविएशन है वो अंडर रूट एन पी क्यू होता है। और जो लास्ट इसका हमारा है करेक्टरिस्टिक वो क्या है कि जो बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर उसमें मोड को हमें कैलकुलेट करना होता है तो उस कंडीशन में वो हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो कि सबसे ज़्यादा होती है वो उसका सिंपली मोड कहलाता है। लाइक अगर मैं कोई कॉइन को टॉस करता हूँ, 10 बार मैंने कॉइन को टॉस किया, तो अगर जो हेड ज़्यादा बार आएगा तो वो उसका मोड कहलाएगा, या टेल अगर ज़्यादा बार आएगा, जो ज़्यादा बार आएगा वो उसका मोड सिंपली यहाँ पे कहलाएगा। तो इस तरीके से ये इसकी हमारी कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है। अब आइए हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसके फार्मूले कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसका जो सबसे पहला फार्मूला है वो क्या है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 10 टाइम्स इफ वो गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड एज ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस एंड नो सक्सेस। तो अगर कोई 2 डाइस हैं, पासे हैं, उनको 10 बार हम थ्रो करते हैं और हमारे लिए सक्सेस क्या है कि जो हमारे दोनों पासे हैं उस पर सेम नंबर आ जाए, मतलब कि डबलेट आ जाए। तो उसका वो अगर हमारे लिए सक्सेस है तो वो 10 बार थ्रो करने पे 4 बार डबलेट आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या एक भी बार डबलेट नहीं आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसे हमें सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या है कि एक पेयर ऑफ डाइस है, डाइस का मतलब होता है जो हम लोग खेलते हैं वो लूडो खेलते हैं, उसमें जो पासा होता है वो डाइस कहलाता है। अगर हम कोई 2 डाइस लेते हैं और उसको 10 बार थ्रो करते हैं और हमारे लिए सक्सेस क्या है कि जो हमारा डाइस है उसके जो दोनों डाइस है उसके ऊपर डबलेट आ जाए, मतलब 1-1 आ जाए, 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए या 6-6 आ जाए, वो अगर हमारे लिए सक्सेस है। तो अगर 10 बार उसको फेंका जाए तो जो 4 सक्सेस है, मतलब 4 बार डबलेट आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और एक भी बार डबलेट ना आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसे हमें सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आई थिंक सो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम जो है जो इवेंट है वो कितनी बार कर रहे हैं, 10 बार कर रहे हैं, तो n हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग जो डबलेट है वो उसके बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, सेम नंबर ऑन बोथ साइड, मतलब जो हमारे दोनों डाइस हैं उनके ऊपर सेम नंबर आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डबलेट। तो ये क्या क्या हो सकता है, 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 5-5 हो सकता है और 6-6 हो सकता है। तो टोटल 6 तरीके से यहाँ पे डबलेट जो है आ सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को कैलकुलेट करें तो वो क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो हमारे फेवरेबल जो केसेस हैं वो क्या है, 1-1 आना, 2-2 आना, 3-3 आना, 4-4 आना, 5-5 आना और 6-6 आना। तो टोटल 6 केस हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे लिए फेवरेबल हैं। और टोटल नंबर ऑफ केस यहाँ पे कितने हैं, वो है यहाँ पे 6 × 6 दैट इज द 36। 1-1 आ सकता है, 1-2 आ सकता है, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 आ सकता है, 2-1 आ सकता है। इस तरीके से टोटल जो हमारे केसेस हैं वो 36 होंगे। तो यहाँ पे सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 6
को जब इससे हम लोग काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो इस प्लेस पे जो P है हमारा सक्सेस होने की दोनों पासे पे सेम नंबर डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। अब यहाँ पे डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो क्या हो जाएगा, P प्लस Q इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने पहले ही बात किया, तो जब हम लोग P को इस साइड लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1, और जो P है वो कितना है 1/6 है, तो 1 माइनस 1/6, तो ये 6 माइनस 1/6 मतलब 5 जो अपॉन 6 यहाँ पे डबलेट न आने की प्रोबेबिलिटी होगी, जो कि Q है। अब हम लोग फार्मूले को यूज करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। तो अब जो हमसे पहले सबसे पहले पूछा गया कि 4 सक्सेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस क्या हो जाएगा, तो आर की जगह अब 4 हो जाएगा। जो हमारा आर है वो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एन कितना है 10 है। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, P ऑफ 4 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस इज इक्वल टू 10C4, उसके बाद 1/6 की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 5/6 की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 4 है तो R कितना है, R 4 है, और जो N है वो क्या है, ये है 10 है, और ये जो हमारा Q है ये N माइनस R कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो 10C4 है वो क्या है, इसका मतलब क्या हो गया 10:4:10 माइनस 4:2, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो NCR है वो क्या है, n/r/n माइनस r/2। तो n माइनस r मीन्स क्या हो जाएगा 10-4:2। तो अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा वो तरीका है, तो ये यहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा 4:2 एंड 6:2। तो जो 6:2 है उसको एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद में जो हमारा 10 है उसको 6:2 तक रिड्यूस करेंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया, जो हमारा 10:2 क्या है, ये है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6:2 अपॉन जो हमारा 4:2 है वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और 6:2 यहाँ पे ये है, ये एज इट इज़ है। इन दोनों को 6 जो इज 6:2 आपस में यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद में जो 4 है उसको हम लोग इससे काटते हैं, तो यहाँ पे जब जो 4 है उससे 8 को काटेंगे तो 2 रह जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 3 से ये 9 कट जाएगा और 3 रह जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 210 5 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर जो 6 की पावर 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इस प्लेस पे सॉल्व हो जाएगा। ये इसका हमारा आंसर है। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर 2 डाइस को 10 बार फेंका जाए और सक्सेस हमारे लिए डबलेट आना हो, तो 4 बार डबलेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 210 इंटू 5 की पावर 6 अपॉन 6 की पावर 10। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और जो हमारा इसी में दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था कि कोई भी सक्सेस ना हो, एक भी बार डबलेट न आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा P नो सक्सेस, मतलब जो हमारा R है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10C हो जाएगा 0, और जो सक्सेस है वो सिंपली नहीं हो रहा है, मतलब कि जो हमारा 1/6 था उसकी पावर 0 हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे 5/6 जो कि डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी थी Q था, उसकी पावर यहाँ पे 10 हो जाएगी। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 इंटू 5/6 की पावर 10। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक भी डबलेट न आने की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार इसको फिर से आप लोग ऊपर से देख लीजिए, और फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कन्फ्यूज़न मुझसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये क्या है, ए क्वाइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक क्वाइन है, एक सिक्का है, उसको 6 बार टॉस किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग
तो उस कंडीशन में 4 हेड आने की क्या 4 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको हमें कैलकुलेट करना है। 5 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एंड द गेटिंग 5 और मोर हेड, तो 5 या उससे ज़्यादा बार हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें यहाँ पे सिंपली जो है कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको भी हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए इसको अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, क्योंकि हम लोग हेड के बारे में ही बात कर रहे हैं, हेड आना हमारे लिए सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड P इज इक्वल टू 1/2। अगर ऊपर हेड आएगा तो वो केवल एक ही हमारा आउटकम है, और टोटल कितने आउटकम है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड Q इज इक्वल टू 1 - P, तो 1 - P कर देंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग अगर देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड, 4 हेड आए उसकी क्या हमारी प्रोबेबिलिटी है, तो फॉर्मूला हमारा अगेन P x इज इक्वल टू R इज इक्वल टू NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। तो यहाँ पे N जो हमारा n है, हम लोग 6 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, 4 हेड, मतलब 4 बार यहाँ पे सक्सेस हो तो r की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो सिंपली ये यहाँ पे फार्मूला क्या हो गया, 6c4 p की पावर 4 q की पावर 6 माइनस 4। तो यहाँ पे ये तो ऐसे ही है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड दैट इज आल्सो 1/2, और इसकी पावर हमारी 2 हो जाएगी। 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6/2/4 6 - 4। तो ये फार्मूला अच्छे से याद रखिएगा। अगेन एक बार मैं फिर से आपको इसको दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है, NCR इज इक्वल टू N/R/N-R, ये इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम लोग 6 - 4 मतलब 4/2, तो इस 6 को हम लोग 4/2 तक रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4/2 अपॉन ये क्या हो गया 4/2, और ये कितना हो जाएगा 6 - 4 2/2 हो जाएगा। तो 4/2 से ये हमारा 4/2 से ये 4/2 यहाँ पे कट गया। उसके बाद में जो 2/2 है इसका क्या मतलब हुआ, 2 × 1 हो गया। तो 2 × 1 हो गया, तो उसके बाद में 2 को इससे जब हम लोग काटेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। और फिर उसके बाद में जब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15, ये 15 हो जाएगा, और ये 1/6 की पावर 6 यहाँ पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होता रहेगा, क्योंकि ये है 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 1/2 की पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे रहेगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.234 आएगा। तो अगर हम लोग एक कॉइन को 6 बार टॉस करते हैं तो 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.234 यहाँ पे सिंपली होगी एज पर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए इसी में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड, मतलब 5 बार हेड आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगेन अब यहाँ पे हमारा जो r की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। तो p x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6c5/1/2 की पावर 5 अपॉन जो इंटू 1/2 की पावर 6 माइनस 5। तो इस तरीके से ये हमारा है 6 - 5, तो ये 1 हो जाएगा। तो और ये जो हमारा 5 है और ये 1 है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो 1/2 की पावर ये 6 हो गया। इतना तो सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, 6/5 इंटू 6 - 5/2, तो 6 - 5/2 ये हमारा 1/2 हो जाएगा। ये हो गया 1/2, तो वो 1 ही रहेगा। उसके बाद में जो 6/2 है उसको हम लोग 5 × 5 जो 6 × 5/2 यहाँ पे कर सकते हैं। और जब ये 6 × 5/2 होगा तो 5/2 आपस में कट जाएगा और यहाँ पे 6 रह जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू 0.094 यहाँ पे आ जाएगी। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, जो इसी में लास्ट था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और मोर हेड, अगर हमें 5 या उससे ज़्यादा हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर
उसको कैलकुलेट करना है। तो हमने 5 आने की प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग जो 6 आने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा 6 बार सक्सेस होने की, मतलब हम लोग 6 बार टॉस करें और 6 बार हेड आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज द पी एक्स इज इक्वल टू आर के प्लेस पे अब यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो एन भी 6 हो गया, आर भी 6 हो गया। तो ये क्या हो गया, 6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 0, क्योंकि जब 6 बार हेड आएगा तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से 6 ये क्या है, 6 और इसका मतलब 1 हो गया और ये 1/6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.016 आएगा। 6 बार हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे है। तो हमने 5 बार हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ कैलकुलेट कर लिया, 6 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ कैलकुलेट कर लिया। तो 5 या उससे ज़्यादा बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हमारा यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड। तो ये कितना हो गया, 0.094 प्लस 0.016, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा 0.110 यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, ये द मल्टीपंच टैबलेट पंचिंग प्रोड्यूस, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा मल्टीपंच टैबलेट मशीन प्रोड्यूस 12% defective tablets. What is the probability that out of 20 tablets produced by the machine 4 are defective? तो एक है मल्टी पंच टैबलेट मशीन है और वो उसके दिक्कत क्या है कि वो 12% डिफेक्टिव टैबलेट को प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम लोग उसके द्वारा जो टैबलेट है प्रोड्यूस की गई है उसमें से कोई 20 टैबलेट अगर ले, तो उस कंडीशन में जो टैबलेट्स हैं, 20 टैबलेट्स हैं, उनमें 4 डिफेक्टिव टैबलेट होने की प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम लोग 20 टैबलेट्स ले रहे हैं तो n की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 20 हो गई। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टैबलेट आर डिफेक्टिव, अगर वो P है मतलब कि जो हमारी टैबलेट है उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अगर P है तो वो क्या होगा कि ये 12% डिफेक्टिव टैबलेट को प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कि 100 में से 12 टैबलेट ये डिफेक्टिव बना रही है। तो यहाँ पे ये ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। 100 में से 12 टैबलेट ये डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही है 12%। तो अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 0.12 हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम लोग क्यू को कैलकुलेट करें तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टैबलेट नॉट डिफेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 माइनस P हो जाएगा। और ये जो 1 माइनस 0.12 करेंगे, ये क्या है हमारा P कितना है, 0.12। तो एक में से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0.88 आ जाएगा, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिफेक्टिव टैबलेट, दैट इज द Q। तो इस तरीके से हमने P और Q को कैलकुलेट कर लिया। N हमारा यहाँ पे 20 है। अब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डिफेक्टिव टैबलेट आउट ऑफ 20। अगर 20 टैबलेट को लिया जाए तो उसमें 4 डिफेक्टिव टैबलेट होने की क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो R के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, P x इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर, P की पावर R, Q की पावर n माइनस आर। और यहाँ पे R कितना है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, P x इज इक्वल टू 4 20 C4 0.12, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वो डिफेक्टिव टैबलेट जो कि 0.12 है। इसकी पावर R हमारा कितना है, 4 है। तो ये 4 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डिफेक्टिव वो टैबलेट वो है Q की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट किया था, हमने 88 यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो ये 0.88 हो जाएगा। और n माइनस आर, n 20 है, R 4 है, तो 20 माइनस 4 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, जो है यहाँ पे 20 CR है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20:4:20 माइनस 4:2, और ये हमारा एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। अब जो है 20 माइनस 4 कितना हो गया, 16:2। इसको हम लोग 16:2 तक रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20 × 19 × 18 × 17 ×
16:2 अपॉन यहाँ पे क्या है, ये हमारा 4:2 है, वो क्या हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, और ये 20 माइनस 4:2 मतलब 16:2, तो 16:2 से 16:2 यहाँ पे कट गया। उसके बाद में जो हमारा ये 4 है उससे ये 20 काट दिया, 5 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में ये 3 है, इससे हम लोगों ने जो इसको काटा, ये जो हमारा 2 है जो उससे हम लोगों ने इसको काटा, तो ये हो गया 9 हो गया। उसके बाद में 3 से 9 को काट दिया तो ये 3 हो गया, तो ये हमारी जो वैल्यू है वो आ गई। और आंसर हमारा यहाँ पे क्या आया, इसको हमने उतना बारीक तरीके से सॉल्व जो है नहीं किया है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 4845, 0.12 की पावर 4, 0.88 की पावर 16। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ तक भी इसको सॉल्व करके अगर छोड़ देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। ये क्या है, द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 40 एंड इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6, कैलकुलेट द एन पी एंड क्यू। तो यहाँ पे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन है वो कितना दिया गया है, 40 दिया गया है, और इसका जो हमारा जो है स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 6 दिया गया है। अब हमें एन पी और क्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा जो मीन है वो क्या है, मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी। उसके बाद में जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या है, अंडर रूट एन पी क्यू यहाँ पे है। तो आइए इसको यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मीन है वो क्या था, एन इंटू पी, और ये कितना दिया गया है 40 है, तो एन पी इज इक्वल टू 40 दिया गया है। उसके बाद में स्टैंडर्ड जो डिविएशन है वो कितना दिया, वो क्या है अंडर रूट एन पी क्यू है, और ये कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ये 6 दिया गया है। अब इसको हमें यूज करके एन की वैल्यू को, पी की वैल्यू को और क्यू की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एन पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अंडर रूट है, इस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो एन पी क्यू यहाँ पे 6 स्क्वायर हो गया, और इसका जो 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 दैट इज द 36। तो एन पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया 36 आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो Q है उसको एक साइड रखते हैं और एन पी को अगर इधर लेके आते हैं तो एन पी नीचे की ओर आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू 36 अपॉन एन इंटू पी। और मीन क्या है, एन इंटू पी कितना है 40 है, तो इसके प्लेस पे यहाँ पे 40 आ जाएगा, तो Q की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0.9 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम Q की वैल्यू को हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया। अब जैसा कि आपको पता ही है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो P प्लस क्यू 1 होता है, तो Q इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू हो जाएगा। तो इसमें हमने Q को कैलकुलेट कर लिया है, तो ये उसको यहाँ प्लेस कर देंगे, तो ये 1 माइनस 0.9, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0.1 हो जाएगी। इस तरीके से हम P की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया हमने और Q की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। अब आइए हम लोग यहाँ पे जो एक और टर्म है जो कि n है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर ही देखा n इंटू पी इज इक्वल टू 40 है, तो यहाँ पे n p इज इक्वल टू 40, जो n है वो हमें कैलकुलेट करना है। p को इस साइड लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन p हो जाएगा। p कितना है 0.1 है, तो यहाँ पे ये 0.1 हो जाएगा, तो 40 अपॉन 0.1 ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करके q की वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट कर लिया, p की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया और n की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। और ये क्या क्या है, n इज इक्वल टू 400, p इज इक्वल टू 0.1 एंड q इज इक्वल टू 0.9। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन दिया हो तो उससे हम लोग यहाँ पे एन पी क्यू की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, फार्मूले वगैरह जितने भी हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। अभी हमने इसके पहले भी जितने भी टॉपिक्स को देखा उनके सब जो फार्मूले हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो अगर फार्मूला सही से याद नहीं है तो न्यूमेरिकल
प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाता है। और अगर फार्मूला अच्छे से याद नहीं है तो हम लोग टॉपिक की जो डेफिनीशन है वो भी अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।